हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी। आज हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई है वो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3rd पोजीशन पे आता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा आते हैं। अब हम फंजाई की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो फंजाई है उसकी स्टडी हम करेंगे वो कौन सी ब्रांच में करेंगे। तो बायोलॉजी की जो ब्रांच है जिसमें फंजाई की स्टडी करेंगे उसके लिए हम एक टर्म लेते हैं, दैट इज माइकोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है कि स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई कौन सी ब्रांच में होगा? माइकोलॉजी। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि फंजाई है वो कहाँ देखने को मिलता है, फंजाई की स्ट्रक्चर क्या है और फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि फंजाई का जो हैबिटेट है वो क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमें फंगस की ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट हम हैबिटेट स्टार्ट करें फंजाई का। हैबिटेट, तो हैबिटेट में देखो मोस्टली जैसे रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में हम क्या देखते हैं कि हमारा जैसे कोई ब्रेड है या कोई फ्रूट है, अगर वो फ्रिज से बाहर रह जाता है तो 1-2 दिन के बाद हमें उसके ऊपर वाइटिश कलर की या ब्लैक कलर की या फिर जो डार्क ग्रीनिश कलर की हमें कुछ ग्रोथ दिखाई देती है। तो वो ग्रोथ ही क्या है हमारे पास, वो फंगस है। तो फंगस है वो कौन सी कंडीशन में हुआ? रेनी सीजन में हमें क्या देखने को मिलता है? ह्यूमिड कंडीशन देखने को मिलती है और थोड़ी वार्मनेस होती है। तो जो फंजाई है उसका हैबिटेट क्या हो गया, कहाँ मिलेगा? वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में फंजाई की ग्रोथ है वो इजीली हो जाएगी। तो देखो हम लिखें कि हैबिटेट क्या हो गया इसका, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। और हमें फंजाई कहाँ देखने को नहीं मिलता, तो हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो कोल्डर एरिया है, कोल्डर रीजन है, उनमें हमें फंगस की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। इसे हम हमारे घर में भी देख सकते हैं कि जो सामान हमारा फ्रिज से बाहर रह जाता है वो जल्दी रोटन की सिचुएशन में या गलने की सिचुएशन में आ जाता है, उस पर फंगस है वो ईजिली ग्रो कर जाते हैं। फंगस है वो हमारे एयर के अंदर रहते हैं, उसके स्पोर्स हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसे कोई सबस्ट्रेट मिलता है फंगस को तो वहाँ पे वो अटैच होके अपनी आगे जो ग्रोथ है उसको स्टार्ट कर देता है, अपने हाइफा को बना लेता है, आगे माइसीलियम को बना लेता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था कि फंजाई का हैबिटेट क्या होगा। अब हम बात करेंगे कि फंजाई की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो फंजाई की स्ट्रक्चर हम बात करें, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में हमने बात की कि फंजाई के स्पोर हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो फंजाई कहाँ से स्टार्ट होगा? एक स्पोर से स्टार्ट होगा। अब जैसे उसे कोई सबस्ट्रेट मिलेगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करेगा। तो फंजाई की ग्रोथ में हमें क्या देखने को मिलता है? फंजाई में हमें कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या कहेंगे? हाइफी या हाइफा। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो किया तो कुछ ऐसी कंडीशन में फंजाई है वो ग्रो करेगा। तो ये जो हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये ग्रोथ हमारे पास क्या है? फंजाई का हाइफा है। और कंप्लीट ये जो बहुत सारे हाइफी मिलके किसका फॉर्मेशन कर देंगे? माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सपोज ये कोई सबस्ट्रेट है, जैसे उस पे फंजाई का कोई स्पोर आया, स्पोर आके जब इस सबस्ट्रेट पे अटैच हुआ तो फंगस क्या करेगा, वहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। और ग्रोथ में सबसे पहले क्या बनाएगा? वो हाइफा बनाएगा और फिर बहुत सारे हाइफा मिलके क्या बना लेंगे? माइसीलियम बना लेंगे। तो देखो इसे हम देखें कि ये हमारे पास क्या हो गया? हाइफा। अब हाइफा है ये भी हमारे पास 2 कंडीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो हाइफा दिख रहा है इसमें हम क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस। एक दूसरा हाइफा हम देखें जिसमें हम ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला हाइफा है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस के बीच में कोई वॉल या कोई सेप्टा हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे फंजाई जिनमें कोई वॉल या सेप्टा प्रेजेंट नहीं है उन फंजाई को हम क्या कहेंगे? एसेप्टेड फंजाई। तो ये कैसे हो गए? एसेप्टेड फंजाई। इसी को ही हम दूसरी टर्म क्या दे सकते हैं? जो एसेप्टेड फंजाई है उसमें एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो इसे हम इस सिचुएशन को क्या बोल सकते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट।
तो जो एसेप्टेट फंजाई है उसे हम मल्टीन्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं। अब हम दूसरे की बात करें तो देखो इसे हम यहाँ यहाँ हम डायग्राम बनाए इसका कि दूसरा फंजाई है वो हमें ऐसे देखने को मिलता है कि उसके न्यूक्लियस है उसके बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सेप्टा। तो जब सेप्टा होंगे तो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएगा, तो ये कंडीशन है ये हमारे पास कैसे हो जाएगी, सेप्टेट हाइफी। तो फर्स्ट देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ही फंगस का जो स्पोर था वो किसी सबस्ट्रेट पे आके अटैच हुआ तो उसने हाइफी की ग्रोथ है वो स्टार्ट कर दी। अब ये हाइफी देखो ऐसे भी हो सकते हैं एसेप्टेट, या फिर हमें ये सिचुएशन में देखने को भी मिल सकते हैं। तो अगर जैसे इसने हाइफी को ग्रो किया तो हाइफी के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे हाइफा जो कैसे होंगे, एसेप्टेट, और उसमें जो न्यूक्लियस है उसकी सिचुएशन कैसे हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि इनके बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं है। और दूसरा हमारे पास कौन से हो जाएंगे, सेप्टा वाले हाइफी, तो उनको हम क्या कह देंगे, सेप्टेट हाइफी। तो ये तो हो गया हमारा हाइफा। अब ये हाइफा क्या करेगा, एक साथ बहुत सारी ग्रो करके ये किसको बना लेगा, माइसीलियम को। अब हाइफी की ग्रोथ से हमें दिख रहा है कि हाइफी है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये हाइफी नेक्स्ट क्या करेंगे, माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो माइसीलियम ड्रॉ करते हैं। सो चलिए अब हाइफा के बाद हम माइसीलियम की बात करते हैं कि जो सिंगल होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसे हम हाइफा बोल रहे हैं, और जब बहुत सारे हाइफा एक साथ हो जाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, माइसीलियम। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के जो हाइफा थे वो देख लिए। फर्स्ट था एसेप्टेड जिसमें मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, और दूसरा है सेप्टेड हाइफी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर बात करें कि हाइफी मिलके क्या बना लेंगे, सपोज कि ये जो सबस्ट्रेट है उसके साथ हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ हो रही है इन हाइफा की, ये क्या बना लेंगे, माइसीलियम बना लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हाइफा एक साथ आके क्या बन गए, माइसीलियम बन गए। अब माइसीलियम भी आगे हमारे पास दो कैटेगरी में हो सकता है, एक तो होगा नॉर्मल माइसीलियम और दूसरा होगा फ्रूटिंग बॉडी। तो देखो इस माइसीलियम को आगे हम कंटिन्यू करें तो या तो जैसे अभी ये बना है कि सबस्ट्रेट था उसके ऊपर इसने ऐसे ग्रोथ की और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो बना लिए, ये तो हो गया नॉर्मल माइसीलियम हमारे पास। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास कि जो हमारा ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टली ग्रोथ तो माइसीलियम कर ही रहे हैं, लेकिन में उनमें से कुछ एक माइसीलियम है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे अपराइट डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसे सीधे होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, और इस बॉडी में आगे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ये जो हमें दिख रहे हैं ये क्या है, इसमें स्पोर्स। तो देखो हमने माइसीलियम की बात की, तो जो नॉर्मल माइसीलियम है वो कैसा होगा, सबस्ट्रेट के साथ में हॉरिजॉन्टली है वो ग्रोथ करता जाएगा। लेकिन जैसे उसे लगेगा कि उसके फेवरेबल कंडीशन आई है, उसे आगे और ज़्यादा ग्रो करना है, उसे आगे स्पोर फॉर्मेशन करना है, तो उस टाइम माइसीलियम क्या करेगा, कुछ एक माइसीलियम तो ऐसी सिचुएशन में रहेगा, लेकिन उनमें से कुछ माइसीलियम हैं वो क्या करेंगे, ऐसे अपराइट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी, और जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस फ्रूटिंग बॉडी से हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आता है, फ्रूटिंग बॉडी क्या है। तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या है, माइसीलियम का ही टाइप है, जिसमें कुछ माइसीलियम है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के साथ अपराइट डायरेक्शन में ग्रोथ करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे और उसमें स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जो फंगस था उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। फंगस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक स्पोर से स्टार्ट हुआ, स्पोर से उसने हाइफी बनाए, हाइफी से माइसीलियम बनाया, और कुछ स्पेशल माइसीलियम थे जिन्होंने फ्रूटिंग बॉडी बनाई, और इसमें किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर पे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि जो फंगस है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हम लिखें कि फंगस की सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार डायरेक्टली आता है। इसकी सेल वॉल वो बनी होगी काइटिन एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट।
तो ये कार्बोहाइड्रेट तो मोस्टली सभी सेल वॉल में मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास क्या है कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। सेल वॉल के बाद हम नेक्स्ट बात करें कि इसके अंदर जो स्टोरेज फूड है फंजाई में, स्टोरेज फूड वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन। अब हम बात करें कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो फंजाई के अंदर ये कैरेक्टर है जो किंगडम एनिमेलिया से मैच होता है उसमें, कि उसमें जो स्टोरेज फूड है वो क्या होगा, ग्लाइकोजन। तो ये हमारी हो गई फंजाई की स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो देखो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फंजाई किसी भी एक ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेगा, मीन्स फंजाई कैसा है, खुद का फूड खुद नहीं बना रहा। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद पे नहीं बना रहा, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो मोस्टली जितने भी फंजाई हैं वो हमारे पास कैसे हैं, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी हमारे पास कुछ एक वैरायटी है कि ये जो फंजाई हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट इसमें होगा हमारे पास सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। सेकंड होगा हमारे पास पैरासिटिक, एंड थर्ड होगा हमारे पास सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। तो फर्स्ट की हम बात करें कि सेप्रोफिटिक फंजाई है वो कौन से होंगे। सेप्रो का मीन क्या होता है, डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऐसे फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करेंगे उन फंजाई को हम क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म या सेप्रोफिटिक फंजाई। अब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे हो सकता है, जैसे कि हमारी ब्रेड थी, पहले वो फ्रेश थी लेकिन धीरे धीरे वो गल गई, या फिर बारिश की वजह से या काफ़ी तेज आंधी की वजह से जो प्लांट है उनकी पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो सड़ जाती हैं या फिर गल जाते हैं। तो जो रोटन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है या जो फूड है उनके ऊपर जो फंजाई ग्रो करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक फंजाई। अब जो फंजाई है अपना फूड लेगा तो इसके फूड को लेने का जो टर्म है वो बिल्कुल जो ह्यूमन बीइंग है उनसे बिल्कुल सेपरेट है। जैसे हम देखें कि फंजाई को क्या मिला कि कोई ब्रेड मिली, तो फंजाई क्या करेगा इस ब्रेड के ऊपर, यहाँ पे सपोज कि फंजाई आके है वो बैठा, अब फंजाई क्या करेगा इस ब्रेड के ऊपर सबसे पहले कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो फर्स्ट क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, उसकी वजह से ये जो फूड है उसका फूड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, यहाँ से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फंजाई क्या करेगा कि गलने के बाद उसे क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस उसने क्या किया, डाइजेशन कहाँ कर लिया, अपनी बॉडी से बाहर ही डाइजेशन कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसका इंजेक्शन करेगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हो जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो इजेक्शन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम ऐसे तो नहीं करते कि जो हमारा फूड है उस पर हम पहले अपनी लार है वो सीक्रेट कर दें और जब वो गल जाए फिर हम उसे इंजेक्ट करें। हमारे अंदर ये सिचुएशन नहीं होती। हम क्या करते हैं, पहले इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक। और फंजाई की ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक, जिसमें वो पहले क्या करेगा, बॉडी से बाहर डाइजेशन करेगा फिर उसका इंजेक्शन करेगा। तो सेप्रोफिटिक में हम क्या लिख सकते हैं, ग्रो ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये हो गया फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड हम बात करें पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में क्या होगा, फंजाई ग्रो तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे करेगा लेकिन कैसे, लाइव ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में या जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो फंगस की वजह से होती है। तो अगर वो ह्यूमन बीइंग को कोई डिजीज कर रहा है या फिर प्लांट्स में कोई डिजीज कर रहा है, तो ये डिजीज जब वो कर रहा है तो क्या उसको होस्ट क्या मिल रहा है, लिविंग होस्ट मिल रहा है। तो अगर ऐसा फंजाई जो लिविंग होस्ट पे ग्रो करे उसे हम क्या कहें देंगे, पैरासिटिक फंजाई। तो पैरासिटिक कौन से हो जाएंगे, ग्रो ऑन लिविंग
ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास दो टाइप हो गए। अब हमारे पास थर्ड और इम्पॉर्टेंट टाइप आता है एंड दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक में क्या होगा, दो जो फंजाई है वो किसी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेगा। तो इसके बेसिस पे हमारे पास दो कैटेगरी आती है। फर्स्ट कैटेगरी आएगी हमारे पास लाइकेन और सेकंड आएगी हमारे पास माइकोराइजा। तो देखो अब हम डिटेल में थोड़ा सा लाइकेन और माइकोराइजा को स्टडी करेंगे। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम फर्स्ट बात करेंगे लाइकेन की। तो लाइकेन किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, एल्गी एंड फंजाई का। अगर एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लाइकेन है वो किस किस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो एल्गी एंड फंजाई के बीच में। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में से डोमिनेंट पार्टनर है वो कौन है। तो मोस्टली देखने को हमें ऐसे मिलता है कि हम सब सोचते हैं कि क्या होगा, एल्गी होगा, लेकिन जो डोमिनेंट पार्टनर है इसमें वो कौन है, फंजाई, डोमिनेंट पार्टनर। अब देखो ये अपने इस रिलेशनशिप को फॉलो कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि ये हमारे पास सपोज क्या है, हमने क्या लिया है, एल्गी। ये हमारे पास एल्गी है। अब एल्गी के साथ में फंजाई है, वो ऐसे जो फंजाई के हाइफा हैं, फंजाई ऐसे हाइफा को एल्गी के साथ में ग्रो करवा लेगा। तो ये फर्स्ट तो हमारे पास क्या हो गया, एल्गी, और एल्गी के साथ में ये हमारे पास हो गया फंजाई। अब एल्गी हमें पता है कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, बिल्कुल थैलोइड या थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि रूट, शूट या फिर लीव्स के अंदर डिवाइडेड नहीं होती। तो एल्गी क्या है, प्लांट है, तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की। लेकिन जो फंजाई है वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि फंजाई कैसा है, हमारे पास हेट्रोट्रोफिक है। तो फंजाई क्या करेगा, जब फंजाई है वो सोइल के अंदर या वाटर के अंदर क्या करेगा, अपनी इन हाइफा को काफ़ी डेप्थ ले जाएगा और क्या करेगा, सोइल और वाटर के अंदर क्या होगा, जो मिनरल होगा, मिनरल या फिर जो हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशन। तो सोइल, न्यूट्रिशन एंड प्लस वाटर, इन दोनों को फंजाई क्या करेगा, इन अपने हाइफा के थ्रू क्या करेगा, किसको ले जाके दे देगा, इस एल्गी को ले जाके दे देगा। और एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एल्गी क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो अब फंजाई क्यों आया था, ग्लूकोज को लेने के लिए, फूड को लेने के लिए तो आया था ना। तो फंजाई ने तो क्या किया कि सोइल में या वाटर में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट थे उनको एब्जॉर्ब करके कहाँ तक ला के दिया, एल्गी को ला के दिया। अब एल्गी ने क्या किया, CO2 एंड H2O इन दोनों के साथ में लाइट की प्रेजेंस में क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की। फोटोसिंथेसिस से क्या बनाया, ग्लूकोज बना लिया। अब एल्गी क्या करेगा, ग्लूकोज को खुद भी यूज ले लेगा और कुछ ग्लूकोज को क्या कर देगा, फंजाई को भी दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। एल्गी को क्या प्रॉफिट हो रहा है कि फंजाई उसको मिनरल है वो ला के दे रहा है, और फंजाई है उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है कि एल्गी है वो उसको क्या दे रहा है, फूड या फिर जो ग्लूकोज है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास लाइकेन है उसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया एल्गी एंड फंजाई का। नेक्स्ट हम बात करें माइकोराइजा की। तो माइकोराइजा किसके बीच में होगा, देखो हायर प्लांट्स एंड फंजाई के बीच में। हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो क्या हो जाएगा, माइकोराइजा। अब हायर प्लांट्स कौन से होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म एंड जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं, हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स का अगर एग्जांपल देखें तो जिम्नोस्पर्म एक प्लांट है हमारे पास, पाइनस। तो मोस्टली ये जो रिलेशनशिप है वो किस में मिलेगा, पाइनस की रूट्स में। पाइनस की रूट्स में सपोज कि ये हमारे पास हमारा हायर प्लांट है, ट्री है हमारे पास, ये उसकी क्या है, रूट। तो सेम जैसे ये एल्गी के साथ में रिलेशनशिप में रह रहा था, वैसे क्या करेगा, इन रूट्स के साथ में है वो अपने हाइफा को ग्रो करवा लेगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, रूट्स हो गई हायर प्लांट्स की, और ये हमारे पास क्या है, फंजाई।
तो जो फंजाई है इसने अपने हाइफा को यहाँ पे हाइफा बना लिया, माइसीलियम को इसने डेवलप कर लिया, तो क्या हो गया, रूट्स का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा रूट्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो हाइफी और रूट्स दोनों क्या करेंगे, जितना भी जो मिनरल है, जितना भी इनके पास जो न्यूट्रिशन है सोइल के अंदर, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके लाएंगे और वो ही क्या करेंगे, इस प्लांट को दे देंगे। अब प्लांट के पास क्या होगी, हायर प्लांट्स में हम देखते हैं कि लीव्स होती है, उन लीव्स में क्या मिलेगा, हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मिलेगी। तो इन लीव्स में जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस, तो लीव्स क्या बना देंगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वापस वो ही ग्लूकोज को बना देगी। अब ग्लूकोज है उसको ये प्लांट भी यूज में ले लेगा और कुछ है ग्लूकोज को वो क्या कर देगा, इन फंजाई को भी दे देगा। तो वही सिचुएशन है कि दोनों एक साथ में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल है, किसी को भी लॉस नहीं हो रहा। तो यही हमारे पास हो गया फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।